नमस्कार। स्वागत है आप सभी का महारत एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके रीट पात्रता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेरे साथ में आखिरी तक जुड़े रहिएगा। 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही साथ आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम फिजिक्स की यहाँ पर सीरीज चलाएंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में बायोलॉजी। ठीक है, तो आप मेरे साथ में जुड़े रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, बताइएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी से बताइएगा। चलिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कैंडेला होता है। कैंडेला होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जितने भी मात्रक हैं, ठीक है ना, जितने भी एसआई यूनिट हैं, वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किग्रा स्क्वायर। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सही जवाब की बात करें तो न्यूटन मीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बल आघूर्ण का सूत्र क्या हो, जो मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ये जितनी भी आपको यहाँ पर दे रखी है, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, ये क्या है? तापमान को मापने के मात्रक हैं। लेकिन एसआई मात्रक कौन सा है वो आपको बताना है। एसआई मात्रक कौन सा है वो आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, केल्विन, के से डिनोट करते हैं जिसे हम केल्विन, जो कि तापमान का एसआई मात्रक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, संवेग का सूत्र होता है P बराबर एम वी। ठीक है ना, P बराबर एम वी। एम आपका द्रव्यमान होता है, इसका एसआई मात्रक होता है kg। वी आपका वेग होता है, वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन किलोमीटर सेकेंड, या आप ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस हो जाएगी, तो सेकेंड -1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? मतलब कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है वो आपको पूछा गया है। बताइए फटाफट से, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है, बता दीजिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्लास को शेयर करते रहें और डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ और आंसर के साथ में ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। हर एक क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए बताइएगा। विमा की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, M1L0T-2। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी? पृष्ठ तनाव की विमा हो जाएगी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, किलोमीटर या फिर पारसेक? बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये क्या है? किलोमीटर, ये क्या है? दूरी मापने के क्या है? मात्रक है, ठीक है ना, इकाई है। तो यहाँ पर जो पारसेक है वो क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। क्या है? सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। ये आपको ध्यान रखना है। पारसेक क्या है? सबसे बड़ी इकाई है।
और मैं यहाँ पर बात करूँ, एक पारसेक बराबर एक पारसेक बराबर एक पारसेक बराबर इसका मान कितना होता है, 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर इसका क्या होता है, मान होता है। इतनी बड़ी ये एक पारसेक दूरी होती, ये सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का, ठीक है ना। जो खगोलीय इकाइयाँ, मतलब कि जो खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी मापी जाती है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम गांव जाते हैं तो गांव की दूरी हम किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है ना, एक जगह की दूसरी जगह। उसी प्रकार से जो बड़े बड़े दूरी होती हैं उसमें पारसेक का जो मात्रक इकाई है उसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको एक पारसेक का मान कितना बताया, 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ओजोन की सांद्रता को नापने वाला इकाई कौन सा है, बताइएगा जल्दी से। ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई कौन सी है, डॉप्सन, कैलोरी, हर्ट्ज या फिर जूल। ओजोन की सांद्रता सांद्रता मापने के लिए जो इकाई है वो कौन सी है, बताइएगा। देखिए पहली बात तो सांद्रता मापने के लिए इकाई की बात करें, देखिए ये हर्ट्ज तो होगा नहीं, जूल भी नहीं होगा, कैलोरी भी नहीं होगा, तो पीछे एक ही बचा, डॉप्सन, ठीक है ना। डॉप्सन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सांद्रता को नापने वाली इकाई है ओजोन की, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बता दीजिएगा जल्दी से जवाब क्या हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, रेडियो एक्टिव धर्मिता, ताप, ऊष्मा या फिर ऊर्जा। फटाफट से बताइएगा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी का यहाँ पर क्या है, इकाई है क्यूरी, ठीक है ना। चलिए, कोई कोई यहाँ पर ताप आंसर देंगे, वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है। तो यहाँ पर एफपीएस पद्धति है ना, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, ठीक है ना। मात्रक किसका है, पास्कल, पास्कल किसका मात्रक है, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बात करें यहाँ पर हम दाब की, तो दाब का होता है आपका पास्कल, क्या होता है, पास्कल। और कार्य की बात करें तो कार्य के जो मात्रक होते हैं वो क्या होता है आपका, कैलोरी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका कैलोरी होता है, अर्ग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुलाम होता है, सॉरी कुलाम नहीं, कैलोरी, ठीक है। ऊर्जा और शक्ति, शक्ति का वाट होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जब लिफ्ट ऊपर से ऊपर की ओर त्वरित गति करती है तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य को भार प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, समान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर, मतलब कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो एकदम जब ऊपर उड़ती है तो उसे कैसा लगता है, आप कभी लिफ्ट में बैठे होंगे तो फिर आपको पता चला होगा। तो लिफ्ट में जब क्या होता है, जब आप ऊपर जाते हो तो आपको क्या है, भार, बढ़ा हुआ मनुष्य का भार यहाँ पर प्रतीत होता है। जैसे ही आप नीचे जाते हो ना तो भार क्या होता है, आपको लगता है आप हल्के हो गए, है कि नहीं। वैसे नीचे जाते हैं तो घटता है और ऊपर जाता है तो बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। एक अर्धवर्ताकार खेत का चक्कर लगाने पर विस्थापन का मान कितना होगा। देखिए विस्थापन आपने पढ़ा होगा, विस्थापन क्या होता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ से इस बिंदु पर जाना है,
ठीक है ना। तो मैं इधर घूम घुमा के इस प्रकार से यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया। तो विस्थापन क्या होता है, जो न्यूनतम दूरी होती है ना दोनों बिंदुओं के बीच में, वो विस्थापन होता है। ये विस्थापन होगा, ये दूरी होगी जो विस्थापन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक अर्ध गोला है, ठीक है ना, ये पूरा गोला बनाया मैंने, समझ लीजिए ये आधा खेत हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, आधा ही बना देता हूँ मैं। चलिए, ये इस प्रकार से आधा खेत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु से पूरा चक्कर लगाता है, तो इसका जो विस्थापन है वो क्या होगा, इसकी 2 गुणा त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि एक व्यास के बराबर हो जाएगा। तो 2r के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंबल को झटकाने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना गति की कौन से नियम की पालना करता है, बताइएगा। प्रथम नियम की, द्वितीय नियम की, या फिर तृतीय नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं, बता दीजिए जल्दी से, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम नियम, जो कि जड़त्व का नियम है, ठीक है ना, जड़त्व का नियम है। और इसमें क्या होता है कि भाई जो गतिमान रहता है वो गतिमान ही रहता है, ठीक है ना। जैसे आप धूल मिट्टी उसको झटकाओगे तो वो क्या है, धूल मिट्टी के कण भी नीचे, जैसे ही कंबल को झटकाओगे ना तो कंबल गति करेगी, तो वो धूल मिट्टी के कण भी क्या हो जाएगी, गति कर देंगे, और वो क्या है, नीचे की ओर गिर जाएंगे। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है यहाँ पर, संवेग संरक्षण का नियम, P बराबर mv, जो फॉर्मूला है वो यहीं से निकलता है। तीसरा नियम क्या है आपका, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे रॉकेट उड़ता है तो वो रॉकेट आगे की ओर चलने के लिए जो पीछे गैस छोड़ता है, उसी के कारण वो आगे भी यहाँ पर है, मतलब कि एक तरफ जाता है तो वो पीछे प्रतिक्रिया भी करता है। जैसे कि बंदूक चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पता होगा कि भाई जो बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे निकलती है तो वो बंदूक पीछे की ओर खिसकती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे चलते हैं, तो देखिए ये प्रश्न आ ही गया है, ठीक है ना, प्रश्न आ ही गया है आगे। चलिए, बता ही दिया मैंने। बंदूक की गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के कौन से नियम या फिर किस नियम की पुष्टि करता है, बताइएगा। जड़त्व के नियम की, संवेग संरक्षण के नियम की, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की, कौन सी नियम की यहाँ पर व्याख्या करता है, बताइए। तो मैंने अभी भाई भी बताई आपको, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि भाई बंदूक में से गोली आगे निकलेगी तो वो एक बंदूक एक बार थोड़ी सी पीछे सरकेगी कंधे की ओर, है ना, तो पीछे सरकती है, उसी को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के बाद क्षेत्र रक्षक द्वारा गेंद के साथ ही हाथों को पीछे की ओर खिसकाना गति के किस नियम में प्रदर्शित होता है। तो देखिए, जिस प्रकार आप सभी जानते होंगे, आपने क्रिकेट देखा है बहुत अच्छे से, मैं जब भी जानता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही वो जैसे ही बॉल ये यहाँ पर गिरने लगी, बॉल गिरती है तो वो उसके हाथों में आती है, तो वो हाथों को नीचे ओर लाता है। नीचे क्यों लाता है, तो वो कौन से नियम में यहाँ पर आता है, वो आपको यहाँ पर बताना है, बताइएगा फटाफट से। तो देखिए, यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही वो यहाँ पर गति में थी, ठीक है ना, उसका जो वेट था, उसका जो वेग था, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको थोड़ी सी दूर के लिए और ले जाना पड़ेगा, वो धीरे धीरे के एकदम कम हो जाए, तो उसका संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर लगता है। द्वितीय नियम यहाँ पर काम में करता है। अगला प्रश्न है आपका, एक पेंडुलम की लंबाई 10 मीटर है तो पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा। एक पेंडुलम की लंबाई 10 मीटर है तो पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा। सही जवाब की बात करूं तो यहां पर 2 पाई सेकेंड हो जाएगा, 2 पाई सेकेंड, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या फिर लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है, बताइएगा। गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है लोलक घड़ियां। सही जवाब की बात करें तो लोलक की लंबाई यहाँ पर क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, जो अ, जो आपके
सुस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम संबंधित है, किस नियम से संबंधित है बताइएगा। तो मैंने ये बार बार आपको बता दिया है। प्रथम नियम है जो कि जड़त्व का नियम है, द्वितीय नियम है जो कि संवेग संरक्षण का नियम है, और तृतीय नियम है जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार की गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से गति करते हैं। तो ये कौन सी गति है? सरल रेखीय गति है, दोलनी गति है, वर्ताकार गति है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है ये वर्तीय गति है, वर्ताकार गति है। ठीक है ना, मतलब कि ये चारों ओर घूम रहे। सूर्य के चारों ओर आपके ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो भी क्या है कि वर्ताकार गति है। ठीक है। दोलनी गति की हम बात करें तो दोलनी गति का मतलब यह है कि भाई दोलन करना। ठीक है ना, दोलन जो आपकी पेंडुलम की बात हो गई। सरल रेखीय गति है कि भाई जैसे कोई कार है जो कि एक रोड पर सीधी सीधी चल रही है, वो एक सरल रेखीय गति हो गई। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के मध्य अवस्था पर वेग का मान होता है। मध्य अवस्था में वेग का मान क्या होता है वो आपको पूछा है। अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब की बात करें तो अधिकतम होता है। जो बीच में आता है ना, यहाँ पर बीच में आता है मध्यम अवस्था में, तो वेग का मान उसका फटाफट से होता है। ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर आता है तो यहाँ पर फटाफट होता है। ठीक है। यहाँ से जब आएगा वो नीचे तो धीरे धीरे आएगा, एकदम यहाँ से ऊपर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? अधिकतम मान होता है। आगे आवेग, आवेग का सूत्र क्या होता है? आवेग का सूत्र क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? वेग है पहली बात तो। ठीक है ना। आवेग में क्या आ रहा है? वेग आ रहा है। आगे बात समझ में। वेग आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बल गुणा समय अंतराल। क्या होगा? बल गुणा समय अंतराल। आगे बात समझ में। बल गुणा समय अंतराल टी मान लूँ मैं इसको। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, किसे जी से डिनोट करते हैं, उसका मान क्या होता है बताइएगा। 6.67 गुणा 10 की घात कितनी होती है? बिल्कुल 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जी बराबर क्या होता है। जी बराबर क्या होता है, पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। एफ बराबर आपका जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। ये दो द्रव्यमान हैं, दो द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है वो ये है। ठीक है ना, त्रिज्या से दूरी है जो बीच में, और ये आपका सार्वत्रिक गुणांक है गुरुत्वाकर्षण, ये बल है आपका। ठीक है ना। जी का आप मान निकालोगे तो ये m नीचे आ जाएगा और आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यूटन, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? पता होना चाहिए आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विसरण, अभिकेंद्रीय बल, परासरण, या फिर अपकेंद्रीय बल? बताइएगा। देखिए वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जो कपड़े होते हैं वो चारों तरफ घूमते हैं। क्या होता है? चारों तरफ घूमते हैं, यही होता है। ठीक है। तो देखिए जो मशीन होती है वो बीच में इस प्रकार से चलती है और वो कपड़ों को क्या होती है, दीवार की तरफ फेंकती है इस प्रकार से, केंद्र से बाहर की ओर वो कपड़ों को फेंकती है।
तो ये क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है ना। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जो अंदर की ओर फेंकता है, ठीक है ना, अंदर की ओर जो लगता है ना बल, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपकेंद्रीय बल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वॉशिंग मशीन। बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है, बल को गति का कौन सा नियम पर परिभाषित करता है, ये आपको बताना है। गति का दूसरा नियम, केपलर का नियम, आवोगाद्रो नियम, आर्किमिडीज का नियम। देखिए यहाँ पर केपलर, आवोगाद्रो, आर्किमिडीज ये तो क्या है, गति के अंदर है ही नहीं, ठीक है ना, सॉरी ये गति के नियमों के अंदर नहीं है, ठीक है ना। गति का दूसरा नियम यहाँ पर आ जाता है, क्या आ जाता है, गति का दूसरा नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं P बराबर mv मैंने आपको बताया था, उसी फॉर्मूले से आपका यहाँ पर बल का यहाँ पर फॉर्मूला निकलता है, F बराबर m इंटू ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। देखिए बेबेज तो है नहीं और जॉन एडम्स भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का वही दिया जो सेम नीचे पड़ती है, न्यूटन। अब न्यूटन कौन सा है इसमें, चार्ल्स न्यूटन है या फिर आइजैक न्यूटन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आइजैक न्यूटन जो कि सेव नीचे पड़ता है पेड़ से, तो वो बोलता है कि भाई सेव नीचे कैसे पड़ा, नीचे ही क्यों पड़ा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो ये दिमाग लगाता है, फिर आइजैक न्यूटन इसका क्या करता है, सिद्धांत देता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, काउंट करते रहिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और कितने गलत, ताकि आपको पता चल सके। और पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किग्रा है तो उसका भार क्या होगा। देखिए ये जो भार और द्रव्यमान होता है ना वो अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, उसका वजन होता है, ठीक है ना। भार उसका क्या होता है, न्यूटन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 किलो का जो वस्तु का भार है तो उसका भार क्या हो जाएगा, हम नॉर्मली इसको क्या करते हैं 9.8 से गुणा करते हैं, ठीक ना, 9.8 न्यूटन से, तो हमारा वो क्या आ जाता है, आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन लगभग में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 10 से गुणा किया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, लगभग 9.8 को 10 मान लिया, ठीक है। असंपर्क बल नहीं है, कौन सा असंपर्क बल नहीं है। देखिए असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं, जो संपर्क में नहीं आते, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ संपर्क बल की बात करूँ तो यहाँ पर घर्षण बल, और असंपर्क बल की बात करूँ तो जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, जो संपर्क में नहीं आते लेकिन लगते हैं, स्थिर वैद्युत बल हो गया, ठीक है ना। घर्षण बल होता है वो संपर्क बल होता है, ये क्या है, असंपर्क बल नहीं है, मतलब कि ये संपर्क बल है। घर्षण बल है जो कि संपर्क में आने पर ही लगता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 9.8 न्यूटन वजन वाले एक निकाय पर 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण को उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक है। तो बताइएगा क्या आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है आपका तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा वो देख लीजिए। वजन क्या है 9.8 है, और निकाय का जो त्वरण है वो क्या है, ये है, तो उत्पन्न बल क्या होगा वो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो आप इसको जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाइएगा F बराबर ma, ठीक है ना, इसको सोल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसा नहीं कि मीटर पर सेकंड कर दो, ये गलत हो जाएगा, तभी तो ये ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर सेकंड आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर 30 प्रश्न किए हैं, ठीक है ना। 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और
पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो महारतacademy.in। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स, सिलेबस, नोट्स, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।